प्रशांत किशोर जी ने एक सिल्वर लाइन एक प्रोजेक्ट लाया है जिससे लगता है कि बिहार का विकास होगा। देखिए, वोट का आना जाना इलेक्शन एंड नहीं है, इलेक्शन इज ए मीन्स। एंड ये है कि बिहार का विकास कैसे हो। बिहार के विकास करने के लिए सरकार बनानी होगी, सरकार बनाने के लिए चुनाव जीतना होगा। तो चुनाव जीतने की प्रक्रिया चल रही है। कहाँ जीते? 4 उपचुनाव लड़े, चारों हार गए। तिरहुत में पूरा जान लगा दिया प्रशांत किशोर ने स्नातक के चुनाव में, वहाँ भी आप हार गए। नहीं, हारे नहीं हैं, वहाँ नंबर 2 पर है। वहाँ स्थापित पार्टी जो थी यहाँ की आरजेडी, वो तीसरे नंबर पर है, हम दूसरे नंबर पर हैं। जेडीयू जिसका वो सीट था वो चौथे नंबर पर है। और पहला कोई निर्दलीय है, सहनी, निर्दलीय पहले स्थान पर आ गया, बड़ा आश्चर्य तरीके से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं जनसुराज के सीनियर नेता वाईपी गिरी जी, जो बिहार के जाने माने अधिवक्ता हैं और 75 साल की उम्र में भी गोल्फ खेलते हैं और 75 साल की उम्र में भी गोल्फ खेलते हैं और जीतते हैं। अभी मेरे साथ हैं, हम राजनीति के बारे में बात करेंगे। आप तो 75 साल की उम्र में भी गोल्फ खेलते हैं और अभी ही गोल्फ में जीता भी है। हाँ, परसों मैंने सीनियर कैटेगरी में मैं ही विनर निकला। जूरिस कप हो रहा था। ये कप होता है, जजेज और लॉयर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और खेलते हैं, उसको जूरिस कप कहा जाता है। बड़ा प्रेस्टिजियस है हम लोग प्रोफेशन का। तो उसमें मैं खेला। मैं हरदम हफ्ता में 2 दिन निश्चित रूप से गोल्फ खेलता हूँ। इतना इस उम्र में इतना एनर्जी का राज क्या है? अब भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब होता है। बिना उनकी कृपा से अब तो हम लोग को खेलने का समय नहीं। लेकिन गोल्फ ओल्ड ही लोग ज़्यादा खेलते हैं, ये 80-85 तक लोग इसको खेल सकते हैं। हाँ, तो आपने और एक लोड ले लिया है, जनसुराज से जुड़ गए हैं। जनसुराज का जो परफॉर्मेंस है उपचुनाव में और अभी तिरहुत के स्नातक चुनाव में, वो तो बड़ा निराशाजनक है। जनसुराज आपने कहा लोड ले लिया, ये लोड नहीं है। ये जनसुराज मैंने अभिरुचि से, मुझे इसमें बिहार के विकास में को सोच के और बिहार में शिक्षा के प्रसार को सोच के मैं एक स्पोर्ट्स की तरह ज्वाइन किया हूँ। जैसे एक स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स खेलता है, वैसे राजनीति हमारी पेशा नहीं है। इस राजनीति को बिहार के इंटरेस्ट में कैसे बिहार बढ़े, कैसे बच्चों का एजुकेशन हो। और चूँकि प्रशांत किशोर जी ने एक सिल्वर लाइन एक प्रोजेक्ट लाया है जिससे लगता है कि बिहार का विकास होगा। देखिए, वोट का आना जाना इलेक्शन एंड नहीं है, इलेक्शन इज ए मीन्स। एंड ये है कि बिहार का विकास कैसे हो। बिहार के विकास करने के लिए सरकार बनानी होगी, सरकार बनाने के लिए चुनाव जीतना होगा। तो चुनाव जीतने की प्रक्रिया चल रही है। कहाँ जीते? 4 उपचुनाव लड़े, चारों हार गए। तिरहुत में पूरा जान लगा दिया प्रशांत किशोर ने स्नातक के चुनाव में, वहाँ भी आप हार गए। नहीं, हारे नहीं हैं, वहाँ नंबर 2 पर है। वहाँ स्थापित पार्टी जो थी यहाँ की आरजेडी, वो तीसरे नंबर पर है, हम दूसरे नंबर पर हैं। जेडीयू जिसका वो सीट था वो चौथे नंबर पर है। और पहला कोई निर्दलीय है, सहनी, निर्दलीय पहले स्थान पर आ गया, बड़ा आश्चर्य तरीके से। अभी लेकिन फिर भी हम लोग हारे नहीं। अभी सेकंड प्रेफरेंस का वोट गिना जा रहा है। बहुत अंतर है, इसलिए माना जा रहा है कि वही जीतेंगे जो अब देखिए क्या मार्जिन रहता है। हम लोगों को तो ये आशा है कि सेकंड प्रेफरेंस का भी वोट आएगा। सेकंड प्रेफरेंस का भी वोट यदि ट्रांसफ़र हो जाता है तो एक वोट पूरे वोट के बराबर होता है। सेकंड प्रेफरेंस मैंने सेकंड नहीं है, वो फर्स्ट हो जाता है। फिर इसमें थर्ड प्रेफरेंस भी होता है। तो जब तक 50.1% वोट किसी एक कैंडिडेट को नहीं आ जाता है, तब तक ये गिनती जारी रहेगी। इसमें तो 18 कैंडिडेट थे, एक का निधन हो गया है, तो 17। तो हर वोटर के पास 16 वोट होता है। लेकिन लोग 16 देते नहीं हैं। हाँ, 3 देते हैं। वोटर 1, 2, 3 या 4 तक
बहुत हुआ तो 5 तक, इसके अलावा 16 वोट कोई नहीं देता है। अभी तक तो रिकॉर्ड है कि तीसरे में हो जाता है, दूसरे में ही होता है अक्सर, लेकिन पिछली बार तीसरे प्रेफरेंस वोट से जीती हुई थी। अब देखिए अब क्या कैसा, लेकिन परफॉर्मेंस कोई अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब स्थापित पार्टियों से हम आगे हैं। अब निर्दलीय कहीं से निकल के आया है पीछे से, तो अब उसके लिए हम लोग क्या उस पर विचार करेंगे। आप लोग तैयारी बहुत थी ना, नहीं, एक हमारी एक हजार टैक्सी ना, हायर किए थे, हमारी कोई हर तैयारी- जगह लंगर लगा था, हमारी तैयारी कोई खास नहीं थी। तो इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में तैयारी उसी की होती है जो वोटर बनाता है। तो जिस समय ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर बनाया गया था, उस समय तो हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का प्रोग्राम भी नहीं बनाया था। ये वोट जो हम लोगों को मिला है, ये तो दूसरे लोगों ने जो वोटर बनाया, सब ग्रेजुएट ऑटोमेटिक वोटर नहीं होते हैं, उनको रजिस्टर कराना पड़ता है, उनको वोटर लिस्ट में नाम अंकित करना होता है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत पहले से वोटर लिस्ट और बहुत सी पार्टी अपना बनाती है। जन सुराज तो वोटर लिस्ट बनाने में बहुत उस समय तक ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि ये बाई इलेक्शन इसको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो ये तो समझिए कि ये जो वोट हमको आ रहा है, दूसरे के बनाए हुए वोटों के लोग ने मन जनसुराज की तरफ झुक कर वोट दिया है। उपचुनाव में आपके चलते आरजेडी की सभी सीटों पर हार हुई, इंडिया गठबंधन की, बीजेपी एनडीए की हर सीट पर जीत हो गई। तो अब तो अल्पसंख्यक भी भड़केंगे कि भाई ये कहीं ये हराने के लिए तो नहीं आए हैं आरजेडी को, इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को जिताने के लिए तो नहीं आए हैं। कहाँ बीजेपी जीताया? बीजेपी का पार्टी एनडीए, जेडीयू तो चौथे नंबर पर चला गया। ऐसी बात नहीं है। स्नातक के चुनाव में ना, उपचुनाव में तो हर जगह जो जीता। आप ना उपचुनाव में हम लोग 2 सीट पर बहुत अच्छा किए हैं, जीत नहीं पाए वो अलग बात है। आपको मालूम ही है कि यहाँ पर जीतन राम जी की बहू चुनाव लड़ रही थी इमामगंज में। तो इमामगंज में क्या खेला हुआ, वोट तो हम लोग चुनाव जीत आए थे। कितना क्या क्या हुआ रात में 2 दिन पहले से अब कहना नहीं चाहते हैं। तो लेकिन करीब करीब 35,000 वोट तो हमको आया। पहली पार्टी जो 1 महीना के अंदर चुनाव लड़ी, एक सवा महीना के अंदर, 2 अक्टूबर का पार्टी का जन्म ही हुआ, और इतना कम समय में चुनाव लड़ा और 35,000 वोट वहाँ लाया, 18,000 वोट दूसरे क्षेत्र में लाया बेलागंज में। ये कम बात नहीं है, उपलब्धि है। मतलब प्रशांत किशोर से अभी भी उम्मीद है। हाँ बहुत बहुत उम्मीद। अरे ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। प्रशांत किशोर जी बड़े जीवट आदमी हैं, बड़े हिम्मती हैं, और वो जल्दी पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक परसेप्शन बना है गिरी जी, चारों उपचुनाव आप हारे हैं, तिरहुत में भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए, तो ये परसेप्शन तो बना है कि 4 सीट का चुनाव आप ठीक से नहीं लड़ सकते हैं, तो 243 का कैसे लड़ेंगे? सहयोग लेना पड़ेगा, गठजोड़ करना पड़ेगा। अरे भाई आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट आया था पूरे देश में, अटल जी हार गए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शुरू हुआ है, ये जस्ट शुरुआत है। स्पीड बहुत जल्दी पकड़ेगा और आगे आगे देखिए ना, 2025 के जो फाइनल इलेक्शन होगा, बहुत सीट आएगा जनसुराज। क्या आप वैसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे बीजेपी 2 से पहुंच गई, नंबर 1 की पार्टी हो गई, वैसे हो जाएगा? वैसे ही है। उसमें जो बीजेपी से हम लोग कम थोड़े हैं, हम लोग भी बढ़ेंगे। अभी देखिए जो इलेक्शन का जो प्रैक्टिकल मैकेनिज्म है, उसमें हम लोगों को अभी उतना अनुभव नहीं है। वोट हमारा है, मास जनसुराज की तरफ चल चुका है, झुक चुका है। अब हम लोग कैसे उसको, उस वोट को गिरवा लें, ये मैकेनिज्म थोड़ा हम लोगों में कमी है, जो स्थापित पार्टियों को ज़्यादा है। अब उस पर रिसर्च और वर्क कर रहे हैं कि वोट को कैसे कन्वर्ट कराया जाए। वोट तो जनसुराज का मोर देन 50%, 60%, 70% बिहार में लोग जनसुराज के लिए ही मन बना लिए। अभी जो आपकी पार्टी का कोर कमेटी का, स्टेट कोर कमेटी की सूची जारी हुई है, उसमें ज़्यादातर अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो लगता है कि कहीं पैरवी करके घुस गए उसमें। नहीं, बहुत ही हर डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व हुआ है और हर समाज के हर तबके का। अब जैसे हाई कोर्ट में मैं हूँ और श्री बसंत चौधरी जी हैं सीनियर एडवोकेट, बहुत काबिल आदमी हैं। 2 आदमी का सिलेक्शन हाई कोर्ट से ही हुआ है, और हमारे अध्यक्ष भी उसमें हैं, नंबर 1 है, मैं नंबर 2 हूँ,
श्री बसंत चौधरी जी नंबर 3 है। इससे बहुत लोग हैं, समाज के हर तबके के लोगों का, माइनॉरिटी का, शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा मिला है। नौकरशाहों को लिस्ट में नीचे धकेला गया है, मतलब समझ में आ गई है बात कि नौकरशाहों से पार्टी नहीं चलेगी। नहीं, नौकरशाह के अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे, लेकिन अब जो नौकरशाह को नीचे ऊपर तो होना ही है। जब लिस्ट बना है तो सभी तो ऊपर नहीं जाएंगे, कुछ नीचे रहेंगे, लेकिन नीचे रहने से महत्व की कमी नहीं है। महत्व उतना ही है, ऑल आर इक्वल्स। ये अलग बात है किसी का नाम 1 स्थान पर है, किसी का स्थान 2 पर है, किसी का 3 पर है, किसी का 4 पर है, किसी का 5 से है। तो इस स्थान होने से कोई छुटाई बड़ाई नहीं है, सबका मान बराबर है, सबका वैल्यू है, सब काम करेंगे और सब समर्पित हैं। आप इतना जी जान से लगे हुए हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, आप भी क्या राजनीति में आएंगे, मतलब चुनाव भी लड़ेंगे? मैं आ चुका हूँ राजनीति में, चुनाव भी लड़ेंगे? बिहार के विकास के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। मैं इसको एक स्पोर्ट्समैन के स्पिरिट में लेकर इस राजनीति में कूदा हूँ। प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत कर रहा हूँ, कंधा लगाया हूँ, बिहार का विकास करना चाहता हूँ। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का अभी मैंने तय नहीं किया है, पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे। बता दीजिए, हमको बता दीजिए। नहीं, आप ही को बता रहे हैं, अभी हमने लड़ना है ना, मन है ना? ना, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, लेकिन मना नहीं करेंगे। ना, मना भी कर सकते हैं, लेकिन अब पार्टी का क्या स्थिति होगा। हम लोगों का चुनाव लड़ना आवश्यक बात नहीं है। हम लोगों को केवल जन स्वराज को सरकार बनाने के लिए जितना भर एमएलए जिता देने में कंधा लगाए हुए हैं, ताकि सरकार बने। चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? राजनीति में आए हैं तो चुनाव, यही तो दिक्कत है कि अच्छे लोग कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी कहेगी तो लड़ लेंगे। कहाँ से लड़िएगा? कहीं से लड़ लेंगे। हमारे लिए, मेरा तो पूरा बिहार क्षेत्र है, मैं किसी एक क्षेत्र से बंधित नहीं हूँ। बिहार का कौन ऐसा ग्राम पंचायत है जहाँ के लोग मेरे को नहीं जानते हैं? आपका लेकिन क्षेत्र जहाँ है वहाँ तो जेडीयू को बाहुबली विधायक है। नहीं, वो तो हमारे क्षेत्र से बगल में है, बाहुबली विधायक हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनके वो मीरगंज, वो भोरे से लड़ते हैं। तो मुझे लड़ना भी होगा, यदि पार्टी कहेगी तो मैं माझी क्षेत्र या गोपालगंज क्षेत्र या महाराजगंज क्षेत्र से लड़ूंगा। मैं समझता हूँ यदि हमसे पूछा गया तो, और नहीं तो बिहार में जहाँ कह देंगे लोग वहीं से लड़ जाऊँगा। देखिए क्या स्पिरिट है, कह रहे हैं कि बिहार में जहाँ से प्रशांत किशोर लड़ाएंगे वहीं से लड़ जाएंगे। लेकिन इनका क्षेत्र है एक खास जहाँ इनका जन्म हुआ है। तो मेरा जन्म हुआ है, मेरा ननिहाल है माझी क्षेत्र में, तो मैं पहला और ननिहाल से मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ बराबर से। तो पहला मेरा चॉइस होगा कि मैं माझी से लड़ूँ, दूसरा चॉइस होगा कि मैं महाराजगंज से लड़ूँ। गोपालगंज तो मेरा जन्म स्थान ही है, गोपालगंज से भी लड़ सकते हैं। महाराजगंज से क्यों? महाराजगंज में भी हमारे तमाम लोग हैं, वहाँ बहुत दिन से बड़े कार्य क्षेत्र रहे हैं, हम लोगों को मदद करते हैं। वहाँ तो भूमिहार ज़्यादा है। अरे मुझे तो यदुवंश गिरी को हर जात से का समर्थन रहता है, चाहे भूमिहार हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो मोहम्मडन हो, मुस्लिम्स का तो विशेष रूप से हम लोग जात पात से। अरे गिरी गोसाई बिहार में कैट है, लेकिन जितना है वो सब कितना होगा, करीब 15-20 लाख है। तो इसके होने जाने से तो नहीं चुनाव जीतेगा। और मेरी प्रैक्टिस है तो क्या कि हमारी जात पर प्रैक्टिस है। हमारे तो सभी लोग हैं, हम कास्ट से अलग हैं, कास्ट में हम विश्वास भी नहीं करते हैं, इसलिए। और हर कास्ट का सपोर्ट हमको है, राजपूत में भी मेरा उतना ही सपोर्ट है। बैकवर्ड में यादवों में जाइए, यादवों में मेरा जो जितने मेरे लोग हैं और मेरे मित्र हैं, यादव का लार्जेस्ट वोट मिलेगा हम यदि यादव कंस्टिट्यूंसी से भी खड़ा हो जाए तो। ब्राह्मणों में भी मिलेगा, वहाँ से खड़े हो जाए तो। और शेड्यूल कास्ट का वही बात है, मुसलमान का कोई कंस्टिट्यूंसी में हमको खड़ा करा दीजिए, सबसे ज़्यादा वोट आएगा। इसलिए हमारे तो तमाम मुस्लिम दोस्त रहे हैं जीवन भर। तो प्रशांत किशोर के तुरुप के पत्ते हैं, उन्होंने खोला नहीं है अभी, बहुत उनके पास ऐसे तुरुप के पत्ते हैं जिसको खोल देंगे तो चुनाव का नतीजा बदल सकता है। आपने देखा कितना कॉन्फिडेंस है। हमारे साथ है श्री बसंत चौधरी जी, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनको समस्तीपुर से लड़ा दीजिए तो, और यदि वो लड़ जाते हैं तो किसी को हरा देंगे।
हाँ, उनके पिताजी थे, उनके चाचा वहाँ के एमएलए थे, उनके पिताजी थे, उनके दादा भी वहाँ के बहुत बड़े थे। तो अच्छे लोगों को इन्होंने रखा है, अपने तस्कर में तीर है इनके, और धीरे धीरे निकलेगा, देखिएगा। बसंत जी समस्तीपुर से चुनाव लड़े, तो दल सिंह सराय से विशेष रूप से, तो अवश्य जीत जाएंगे। एक दो केसेज के बारे में चर्चा करूंगा। आप नामी वकील हैं, क्रिमिनल केसेज भी आप डील करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पप्पू यादव पर आरोप लगा है कि अपने को खुद धमकी दिलवाया, और पुलिस ने कहा, खुलासा किया है कि खुद अपने को धमकी दिलवाया जेड+ के सिक्योरिटी लेने के लिए, तो ऐसे मामले में पुलिस किस तरह का मुकदमा कर सकती है पप्पू यादव के खिलाफ, और क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई तो फॉल्स इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को दिग्भ्रमित करने के लिए क्रिमिनल केस हो सकता है, लेकिन डिफ़िकल्ट लगता है बहुत, इसको इस्टेब्लिश करना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि कहने के लिए राजनीतिक लोग ये बात जो आप कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस बना देना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो जो धमकी दे रहा था वही कह रहा है कि पप्पू यादव की तरफ से 2 लाख रुपए का ऑफर मिला था वीडियो बनाने के लिए, धमकी देने के लिए। अब मान लीजिए कि हर दोषी व्यक्ति दोष दूसरे पर मढ़ता है। मतलब कि एक चोरी या डकैती में कोई पकड़ा जाता है तो कहता है कि फलाने के कहने से हमने डकैती किया है, तो उसके स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो एक्यूज है, वो खुद एक्यूज है। पुलिस ने क्यों उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं किया, मिलान भी नहीं किया? करना चाहिए, करने से भी कोई अंतर नहीं, उसको कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। कोई एक्यूज के स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो एक्यूज है, तो एक्यूज के वैल्यू पर का कोई खास लीगल वैल्यू नहीं होता। पप्पू यादव को तो बदनाम हो गए और कह रहे हैं कि हम मानहानि केस करेंगे। इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होगा, या पप्पू यादव की जो मानहानि हुई है, तो श्री पप्पू यादव चाहे तो उस पर मानहानि का 10 करोड़ का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, टिकेगा मुकदमा? जितना 10 करोड़, पहले 10 करोड़ देगा कहाँ से, वो देने वाला आदमी की हैसियत भी सोचना होगा। लेकिन डिफॉल्टेशन का केस वो कर सकते हैं, दोनों सिविल और क्रिमिनल। कितना मजबूत केस होगा अगर वो? बहुत कमज़ोर होगा, हमको नहीं लगता। डिफेमेशन का केस कमजोर? ना पप्पू यादव पर कोई केस चल सकेगा, ना उस आदमी पर कुछ केस चल पाएगा। एसपी पर जेडीयू के नेता पर, प्रवक्ता पर वो केस कर रहे हैं ना। वो केस करने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सब केस फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब पॉलिटिकल नेचर का है। कोर्ट्स में ये कोर्ट सब ये भी देखता है कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट और पॉलिटिकल माइलेज के लिए हम लोग नहीं इसमें पार्टी नहीं होंगे। कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं पारित करता है जिससे आपको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए या आपको कोई पॉलिटिकल लॉस हो जाए। दूसरा केस है गिरीश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद होगा कि एक केस में सूरजभान सिंह अभियुक्त थे, मुन्ना शुक्ला अभियुक्त थे ब्रिजबिहारी केस में, और सब फ्री हो गए, रिहा हो गए सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उसमें कोर्ट के फैसले में एक लूपहोल है, उसने सतीश पांडे को मृत बताया है और वो जिंदा है। तो क्या फिर से कुछ होगा इसमें? देखिए, सतीश पांडे को मृत दिखाया है, लेकिन उनका तो ट्रायल चल रहा है। उनका ट्रायल स्प्लिट हो गया और पटना में उनका ट्रायल चल रहा है। इसलिए सतीश पांडे मृत हैं और जीवित हैं, इससे सिविल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट इज एरर ऑफ रिकॉर्ड, एरर ऑफ मिस्टेक। तो अब उनका तो ट्रायल चल ही रहा है सतीश पांडे का अपना। इसी मिस्टेक को आधार बना के मुन्ना शुक्ला कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील एक रिव्यू फाइल कर सकते हैं वो, ऐसे भी रिव्यू का फाइल करने का उनका अधिकार है। और मुन्ना शुक्ला को ब्रिजबिहारी पर मारने का आरोप नहीं था, उनको उनके बॉडीगार्ड पर मारने का आरोप है। तो जब सब छूट गए तो पता नहीं कि जजमेंट को मैं बहुत ठीक से नहीं देख पाया हूँ, इनको भी छूट जाना चाहिए था। आनंद मोहन उसी केस में, उसी तरह के केस में जेल में रहे ना, आप देखें कितना तो आनंद मोहन को तो सज़ा हो गई ना, वो सज़ा भुगते, वो तो रेमिशन मिल गया जेल का, फिर भी तो काफ़ी दिनों तक जेल रहे, उनका सज़ा नहीं माफ़ हुआ है। तो इन लोगों को करेंगे, इन लोग कैसे नहीं सज़ा मिलेगी? इन लोगों को तो सज़ा मिली हुई है, आजीवन कारावास है। तो आजीवन कारावास में कितना दिन रह गए हैं, करीब 15-16 साल रहने के बाद तो छूट ही जाता आदमी पूरा, पहले भी जो रहे हैं अभी भी जोड़ रहे हैं। तो आजीवन कारावास का
हरदम आजीवन नहीं होता है। वो रेमिशन लेके जोड़ के करीब करीब 15-16 साल, जिसमें ट्रायल में और अपील में भी जितना पीरियड जेल में रहे होंगे सबका एडजस्ट करके तब रिलीज कर दिया जाता है। तो मुन्ना शुक्ला जी को रिव्यू जरूर करना चाहिए। हो सकता है देयर इज ए पॉसिबिलिटी रिव्यू कर हो सकता है। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि सरकार चाहे तो बाकी सजाएं माफ़ कर सकती है प्रेसिडेंट से या गवर्नर से, वो सरकार इसको मंजूर दे और प्रस्ताव दे तो राष्ट्रपति या राज्यपाल से बाकी सजा माफ़ करा सकती है। उनकी सरकार तो है नहीं आनंद मोहन की तरह। आज नहीं है तो कल सरकार हो सकती है ना उनकी, मुन्ना शुक्ला की भी। अरे राजनीति में कब किधर कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। गुजरात में देखे नहीं 8 आदमी का सजाए माफ़ हो गया। उन लोगों को भी आजीवन कारावास था। तो समय बदलता है राजनीति में, हो सकता है सरकार बदल जाए, हो सकता है इसी सरकार में सरकार का मन बदल जाए। सरकार का मन भी तो बदलता है, कोई सरकार कोई स्टैटिक होती है। आनंद मोहन को ये सरकार भी कम पीछा थोड़े की थी, लेकिन यही सरकार का बाद में मन बदल गया तो वो छूट गए। ये सब होता है। चलिए, तो आनंद मोहन की तरह मुन्ना शुक्ला भी रिहा हो सकते हैं, छूट सकते हैं, बशर्ते सरकार का मन बदल जाए, सरकार मेहरबान हो जाए।